सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 के अंतर्गत जो हिंदी विषय दे रखा है उसका चैप्टर नंबर 8 है, समकालीन कविता, यानी कि आज की कविता, जिसके कवि राजेश जोशी तथा नरेश सक्सेना है। इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसके अंतर्गत दो कविता दे रखी है। राजेश जोशी की संयुक्त परिवार वाली कविता है और नरेश सक्सेना की नक्शे कविता है। तो ये जो प्रश्न है वो राजेश जोशी की संयुक्त परिवार वाली जो कविता है उसमें से दे रखा है कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सहित चचेरे भाई बहन आदि होते हैं संयुक्त परिवार कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं, अपने विचार लिखिए। उत्तर है, बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था के दबाव के कारण लोग अपने कस्बा और गांव से पलायन करते हुए जब महानगरों की ओर जाते हैं तब प्राय पति पत्नी बच्चे ही उस परिवार में रहते हैं। दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं। इसके अलावा भी संयुक्त परिवार के टूटने के कई कारण होते हैं, जैसे संबंधों में विशेष तनाव, वित्तीय समस्याएं, सामाजिक असमंजस या समझौते की कमी। प्रश्न संख्या 3 है, संयुक्त परिवार में संबंधों की क्या अहमियत होती है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, संयुक्त परिवार में संबंधों की अहमियत यह है कि वे एक साझेदारी और समर्थन स्रोत प्रदान करते हैं। यह सहयोग, समझदारी और विशेष संबंध पैदा करता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर कदम पर आपको सामाजिक समर्थन मिलता है। इससे अनजाने में मिलने वाली मुश्किलों का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। संयुक्त परिवार में सभी लोग आपस में भावनात्मक रूप से भी जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से संयुक्त परिवार की जो हमारे जीवन में बहुत अहमियता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 4 है, ताले में खुशी पर्ची से क्या आशय है, इस प्रस्तुत कीजिए। तो घर में ताले में पर्ची का लगा होना व्यक्ति का समाज से संवाद को टूट जाने की त्रासदी को दिखाता है। यानी कि एकल परिवार होने के कारण घर में कोई नहीं मिलता है, ठीक है, घर में ताला लगा रहता है क्योंकि सभी लोग बाहर चले जाते हैं या तो कमाने के लिए या फिर नौकरी पर, जिसकी वजह से घर में ताला लगा रहता है। जब कोई आगंतुक कोई आता है तो ताले को देखकर वो उनके आने का जो कारण है वो पर्ची में लिख कर चला जाता है। तो अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या मतलब है, क्योंकि पाठ को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप कविता को पढ़िए। प्रश्न संख्या 5 है, कविता का मूल संदेश क्या है, उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, कवि संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने की प्रक्रिया में पूर्वजों और अपनी पीढ़ी के बीच के अंतर पर ध्यान दिलाते हैं। जहाँ उनके बाबा को सारा शहर जानता था, वहीं उनके पिता की पीढ़ी से अजनबीपन का यह दौर शुरू हो गया। लेकिन तब भी उनके पिता को 4 मोहल्लों के लोग जानते थे। लेकिन कवि की पीढ़ी में उसके पड़ोसी तक उनका नाम नहीं जानते। द्वार पर आया हुआ अतिथि दरवाजा का ताला देखकर कवि के घर से लौट गया है। ये ताला आज नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव को इंगित करता है। उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद ने हमारे मूल्य व्यवस्था को बेहद क्षति पहुंचाई है, यही कविता का मूल संदेश भी है। प्रश्न संख्या 6 है, नक्शे कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, संक्षेप में उल्लेख कीजिए कि नक्शे कविता है वो मुख्य रूप से किस विषय वस्तु पर लिखी गई है। तो उत्तर है, नक्शे कविता 2 स्तरों पर चलती है। पहले, नक्शे और मानचित्र के संदर्भ में। यहाँ नक्शा, पैमाना आदि जैसे शब्दों का मूल अर्थ के अलावा प्रतीकात्मक अर्थ विस्तार भी, यानी नक्शे का जो है पैमाना आदि शब्द का इसका अर्थ तो निकलता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं। नक्शा इस पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा तैयार की गई उन तमाम योजनाओं का प्रतीक है जिसमें आम लोग और देशों को शामिल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति, प्रकृति, संवेदना और मानवीयता के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ हर चीज़ वस्तु और उत्पाद की तरह देखी जाती है, जहाँ गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिकता और मुनाफाखोरी की उद्देश्य है, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्र और लोग ही तय करते हैं पैमाना अर्थात आधार। वे जब चाहे पैमाने को छोटा या बड़ा कर किसी को नक्शे में शामिल कर सकते हैं तो किसी को नक्शे से गायब। प्रश्न संख्या 7 है, नक्शे कविता में कवि का कहना है कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। क्या आप कवि के इस विचार से सहमत है, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, नक्शे कविता में कवि का कहना है कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। कवि के इस विचार से हम सहमत हैं, क्योंकि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ भी इन नक्शों की भेंट चढ़ चुकी है। पेंट और चप्पल उन छोटी चीज़ों को के प्रतीक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। चोटों के निशान हमारी स्मृति और सुख दुख का हिस्सा है,
जो नितांत व्यक्तिगत चीज़ होती है। नब्ज, रक्तचाप और तापमान हमारे शरीर के उन हिस्सों की ओर संकेत करते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक बीमारी के रूप में ही क्यों न हो। परंतु नक्शे के इस ज़माने में कुछ भी हमारा नहीं है, न ही सपने और न ही स्मृति। ये सभी के सभी वस्तुओं उत्पाद के रूप में तब्दील होकर किसी नक्शे में समा गए हैं। मतलब कि हम और हमारी चीज़ खत्म होती जा रही और तरह तरह के नक्शे तैयार हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने ऐसा क्यों लिखा है कि नदियों को अब नक्शे में रहना ही अच्छा लगता है? उत्तर है, नदियों को अब नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि वे ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि नदियों को नक्शे में रहना ही अच्छा लगता है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सिर्फ नक्शे में ही नदियाँ साफ और चमकदार दिखती हैं। वास्तविक रूप से तो नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है, इसलिए नदियों को नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 9 है, कविता के आधार पर लिखिए कि हर कोई नक्शे में शामिल होने के लिए क्यों परेशान है। उत्तर है, नक्शे में क्या है और क्या नहीं, ये पर इतनी बात कर लेने के बाद एक सामान्य और इस नई व्यवस्था के दुष्प्रभाव से अनजान व्यक्ति के प्रश्न से कविता अपनी भावभंगिमा बदलती है। इस व्यवस्था में नक्शे ने ऐसा आकर्षक और आवश्यकता पैदा कर दी है कि हर किसी को नक्शे में शामिल करना ही श्रेष्ठकर लगता है। तो हर कोई व्यक्ति, हर वस्तु, सभी नक्शे में शामिल होना चाहती है। हम इस व्यवस्था के शिकार वह तमाम लोग हैं जो किसी भी कीमत पर नक्शे में शामिल हो जाना चाहते हैं, जिन्हें वर्तमान और खुद पर भरोसा नहीं है और भविष्य की चिंता से भयभीत है। नक्शे से बाहर छूटने की आशंका उनके इसी भय को अभिव्यक्त करती है। प्रश्न 10 है, कविता में नक्शे के बजाय आंखों को कसूरवार ठहराने से कवि का क्या आशय है। उत्तर है, पैमाना घटते ही पहाड़, शहर, समुद्र तो छोड़िए देश तक नक्शे से गायब हो जाते हैं। देखो, नक्शा हमेशा पैमाने पर आधारित होती है। जैसे हम 100 किलोमीटर को एक सेंटीमीटर पैमाना माने तो उस 1 सेंटीमीटर पैमाने में कितनी वस्तु आ जाएगी, कितनी जगह समा जाएगी। तो ऐसा ही है, क्योंकि पैमाना की घटते ही पहाड़, शहर, समुद्र तो छोड़िए देश तक भी उस नक्शे में गायब हो जाते हैं। यानी नक्शे में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये पैमाने से ही तय होता है। इसके लिए दोषी न तो नक्शे को ठहराया जाता है और न ही नक्शे के योजनाकारों को, बल्कि दोषी उन लोगों को माना जाता है जो उस नक्शे को देखते या उनमें शामिल होना चाहते हैं। कि आप एक छोटी सी जगह में नक्शे में शामिल होना चाहते हो। इस कविता की शिल्पगत विशेषताओं का बिंदुवार उल्लेख कीजिए। यानी इस कविता में शिल्पगत विशेषताएं क्या है। उत्तर है, इस कविता की शिल्पगत विशेषताओं का बिंदुवार उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है, नक्शे आधुनिक काल में लिखी जा रही छंदमुक्त कविताओं के उदाहरण हैं। देखो, छंद होता है जो छंद के अंदर जो लय, ताल, गति होती है, ठीक है। तो छंद मुक्त कविताओं में लिखी गई कविता है ये। नक्शे कविता में न तो छंद है और न ही तुकबंदी। आधुनिक कविताएं छंदविहीन होते हुए भी आंतरिक लय के कारण कविता होती है। नक्शे कविता में आंतरिक लय के कारण ही कविता है, यानी इस कविता में तुकबंदी भी नहीं है। नक्शे कविता में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं के बराबर किया गया है। पहला विराम भाई साहब के पश्चात संवाद को स्पष्ट करने के लिए आया है, तो दूसरा कविता के अंत में। यह सिर्फ नक्शे कविता की ही बात नहीं है। छंदमुक्त आधुनिक कविताओं में गद्य के विपरीत विराम चिन्हों का उपयोग अल्प ही मिलता है। नरेश सक्सेना बोलचाल की भाषा की कवि है, इसलिए वे खुद भी मानते हैं कि उनकी कविताओं को आमतौर पर व्याख्या की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आम बोलचाल में वो कविताओं को लिखते हैं, है ना। और जो पढ़ने वाला है वो आसानी से उन सरल शब्दों को समझ जाता है, उसके भावों को समझ जाता है। उनकी भाषा सरल, सहज एवं बोलचाल के करीब है। उर्दू के शब्द भी जगह जगह मिल जाते हैं। इस कविता में प्रतीकों का सार्थक प्रयोग किया गया है। कविता में एक खास तरह की नाटकीयता भी है। प्रारंभ में शांति, सहजता और गंभीरता, फिर एक बदहवासी एवं अंत में एक भय और सावधान सलाह नाटकीयता को उभारते हैं। इस तरह से कविता लिखी गई है, ठीक है। और इस कविता के मुख्य प्रश्न हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।